Good morning to everyone. So today we will discuss about our new topic. That title name of topic is types of brick and mortar. So today we will discuss upon about brick types of brick and their bond. So there are different types of brick. First one is structure brick, header brick, and the soldier brick. What is structure brick? Structure brick is a brick laid with the longest side exposed. मीन्स के स्ट्रक्चर ब्रिक वो ब्रिक होती है कि जब हम उसको कहीं भी प्लेस करते हैं तो उसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो सामने नज़र आती है, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये एक हमारी क्या है, स्ट्रक्चर ब्रिक है। फिर उसके बाद आता है अपना हेडर ब्रिक। हेडर ब्रिक इज़ अ ब्रिक लेड विद द स्मॉलेस्ट एंड एक्सपोज टू द वेदर। हेडर ब्रिक जो होता है उसमें हम ये एक्सपोज करते हैं, कहीं भी उसको हम लेट डाउन करते हैं या कहीं भी उसको हम प्लेस करते हैं तो उसका जो स्मॉलेस्ट एंड होता है उसको एक्सपोज किया जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ सोल्जर ब्रिक। सोल्जर ब्रिक वो ब्रिक होती है कि जिसको हम कहीं भी लेट करें वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में जब हम उस ब्रिक को लेट करेंगे तो वो हमारी ब्रिक क्या हो जाएगी, सोल्जर ब्रिक हो जाएगी। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिगर में, स्ट्रक्चर ब्रिक को किस तरह लेट करते हैं, हेडर ब्रिक को किस तरह लेट करते हैं और सोल्जर ब्रिक को किस तरह लेट करते हैं। कहीं भी हम कोई भी दीवार बना रहे हैं या कोई भी किसी प्रकार का काम कर रहे हैं अपने कंस्ट्रक्शन में, तो उसमें स्ट्रक्चर ब्रिक को इस तरह से लेट किया जाता है, हेडर ब्रिक को इस तरीके से लेट किया जाता है और सोल्डर ब्रिक को वर्टिकली लेट किया जाता है। क्लियरली डायग्राम में बताया गया है कि हेडर ब्रिक जो है वो किसी भी वाल में हम कैसे यूज़ करते हैं उसको दिखाया गया है। स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करते हैं, सोल्डर को कैसे यूज़ करते हैं, बॉन्ड कैसे इनमें बनता है। जब भी हम कोई भी वाल बनाते हैं तो इसमें हम हेडर को अलग टाइप से यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर को उसको अलग डायरेक्शन में यूज़ करते हैं और जो अपनी सोल्डर होती है उसको हम अलग तरीके से प्लेस करते हैं। सबसे पहले हेडर को देखिए कि उसमें जो बॉन्ड कैसे बनाया जाता है ब्रिक्स का। कहीं भी हम कोई भी अगर लेयर बना रहे हैं तो उसमें जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम सामने रखते हैं और उससे क्या होता है कि उस वाली टाइप्स को हम स्ट्रेचर कहते हैं। और फिर उसके बाद हेडर होता है और शोल्डर होता है। अब ये तीनों टाइप्स जो हैं ब्रिक्स की, ये हम जब भी वाल की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं ताकि एक ब्रिक्स के वाल जब हम बना रहे हों तो उनकी आपस में एक प्रॉपर बॉन्डिंग हो, जिससे कि उनकी अपीयरेंस अच्छी हो, उसकी टेक्सचर अच्छी हो, ताकि हमारा जो हम वाल बनाएं वो एकदम पैरेलल रहे। इसलिए हम हेडर का यूज़ करते हैं, स्ट्रेचर का यूज़ करते हैं और शोल्डर का यूज़ करते हैं। उसके बाद है कि हम ब्रिक्स के जॉइंट की फॉर्मेशन कैसे करते हैं या उनकी जो टर्मिनोलॉजी है उनके बारे उनको कैसे आपस में बिछाने के बाद उनको कैसे जॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रो में है वो हेड जॉइंट है कि दो अगर कहीं से हम कहीं वाल बना रहे हैं तो उनमें इस टाइप का अगर हम जॉइंट आता है या इस टाइप का हम जॉइंट डालते हैं तो उसको हेड जॉइंट बोला जाता है। फिर उसके बाद उसी फिगर में हम देख पा रहे हैं कि बेड जॉइंट को किस तरह से ड्रा किया हुआ है। ये सब जो हैं ये जॉइंट्स जो हैं और ये जो हेड जॉइंट है या बेड जॉइंट है, ये हम जब भी कोई भी वाल की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो हैं अपने कंस्ट्रक्शन लाइन में तो उसमें हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फिर उसके बाद स्ट्रक्चर बॉन्ड को हम थोड़ा डीपली अगर देखें तो स्ट्रक्चर बॉन्ड का क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर हम इसको हम यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ करने के कारण क्या है, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। तो लेट्स स्टार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बॉन्ड है, स्ट्रक्चर बॉन्ड entirely comprises of structure bricks set in a row that are offset by half a brick. Most common bond in modern time can consist of one layer, two layer or two layer with a gap in between. The main advantages of this technique is that it allows wall with both faces visible and can be used for domestic low height wall where the part of the structure above is built of a lighter frame material such as glass to be built using low cost brick that have only two fair faces. तो स्ट्रेचर बॉन्ड को हम क्या करते हैं कि बेसिकली ब्रिक्स में यूज़ किया जाता है। किसी भी रो के अंदर इसको हम ऑफसेट लेके उसका हाफ ब्रिक का यूज़ करना, उसको हम पहले स्ट्रेचर बॉन्ड करते हैं। ये बहुत बहुत ही कॉमन बॉन्ड है मॉडर्न टाइम में।
किसी भी लेयर में हम इसको यूज़ करते हैं, 2 लेयर के जो गैप है उसको भरने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस जो है ये इसका मेन जो फ़ायदा है इस टेक्निक का, उससे क्या होता है कि हमें जो हमारी वाल है उसमें जॉइंट हमें सामने नज़र आता है, उसमें कहीं कुछ होल्स या क्रैक्स नहीं पड़ते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारी वाल जो है एक फ्रेम स्ट्रक्चर की तरह दिखती है, जैसे कि एक प्रॉपर ग्लास की तरह जैसे दिखता है। और उसमें क्या है कि जो स्ट्रेचर बॉन्ड है ये हम अपनी ब्रिक्स वाल के जब भी कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो तो उस टाइम इसको हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसका जो मेन मुद्दा रहता है, जो मेन यूज़ करने का कारण रहता है कि एक तो हमारी वाल सीधी रहती है, जॉइंट्स हम यूज़ करते हैं तो उससे होल को प्रिवेंट होते हैं, क्रैक्स नहीं पड़ते हैं। और इसकी जो हमारी वाल है उसकी अपीयरेंस बहुत ही अच्छी होती है, एकदम सीधी और पैरेलल रहती है, इसीलिए हम स्ट्रेचर बॉन्ड को अपने ब्रिक्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड is also known as Spanish bond, was very common bond for the bearing wall. It is composed of header brick set in row that are the offset half a brick, which produce a solid easy to lay bond which is the useful when building circular work. It is the most used bond in the historical Spanish brick construction. uh, in picture you have शो अस द हेडर बॉन्ड। तो हेडर बॉन्ड क्या होता है कि हेडर बॉन्ड को हम स्पेनिश बॉन्ड इस बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पुराने टाइम से जब भी हिस्टोरिकल स्पेनिश रिकंस्ट्रक्शन काम चल रहा था तो उस टाइम ये यूज़ होता था, तो इसका नाम वहाँ से इस पड़ा स्पेनिश बॉन्ड। अब ये क्या है कि इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो भी अपनी वाल है, वाल एक तो सीधी पैरेलल रहे और इसको एकदम सॉलिड रहे। और ये जब हम यूज़ करते हैं इस हेडर बॉन्ड का तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है किसी भी सर्कुलर वर्क के लिए। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि इस टाइप का जो भी हम ब्रिक्स को यूज़ करते हैं कहीं भी वाल में, तो उस वाल को जो भी जैसे स्ट्रेचर हो गया या फिर हेडर हो गया तो ये साइड जो शो करता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेडर बॉन्ड बोलते हैं, जो कि ये बहुत ही पुराना है। स्पेनिश ब्रिक कंस्ट्रक्शन के टाइम से ये यूज़ होता हुआ आ रहा है कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो जैसे कि फिगर में सामने शो हो रहा है, पिक्चर शो हेडर बॉन्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है कि ब्रिक्स बनती कैसे है, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं या हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो उसके बारे में कुछ हम थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है कि जब हम कोई भी सैंपल लेके ब्रिक्स को स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक उसका, चाहे वो ओवन में ड्राइंग करना हो या डिगिंग करना हो या मोल्डिंग करना हो, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले मटेरियल की प्रिपरेशन होती है, फिर मोल्डिंग होता है, फिर ड्राइंग होता है और फिर फायरिंग होता है। तो मटेरियल प्रिपरेशन में सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेज है उसमें हम क्या करते हैं कि हम कहीं से भी मटेरियल जो भी है, क्ले है, उसको इकट्ठा करते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, उसको साफ़ करते हैं अच्छे से। ठीक है, उसमें से घास वगैरह को साइड करते हैं, तो एकदम फाइन पार्टिकल्स बनाते हैं उसको। क्ले प्रिपरेशन में क्या किया जाता है कि क्ले इज़ प्रिपेयर्ड बाय क्रशिंग एंड आर ग्रेडिंग एंड मिक्सिंग विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सैंड, एश एंड लाइम until it is of a uniform consistency. Water may be added to increase plasticity, a process known as tempering. In such cases, chemicals such as barium carbonate is added to reduce the problem of efflorescence, crystallization, damage or chemical attack of the mortar. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्ले को हम कैसे तैयार करते हैं, कहीं से भी हम इसकी क्रशिंग करते हैं या ग्रीडिंग करते हैं, या मतलब क्रश करना, कहीं से खोदना या डिगिंग करना। फिर उसको हम स्मॉल क्वांटिटीज़ की सैंड से हम उसमें मिक्स करते हैं साफ़ करने के बाद। फिर ऐश और लाइम को यूज़ करते हैं एक यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी के लिए। फिर फर्दर उसके बाद हम क्या करते हैं कि पानी में उस पानी को उसमें ऐड करते हैं ताकि उसकी जो है वो प्लास्टिसिटी लूज़ हो जाए। उस पूरे प्रोसेस को हम टेम्परिंग कहते हैं। फिर उसमें कुछ केमिकल यूज़ करते हैं सच एज़ बैरियम कार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं ताकि वो क्या करे कि जो हमारी एफ्लोरेसेंस हो गया, मतलब जो भी उसमें कुछ घास वगैरह से जो बच गया हो या फिर कुछ डैमेज होने का या केमिकल अटैक से उसे क्या करता है, वो हमें प्रिवेंट करता है। कैल्शियम सॉरी बैरियम कार्बोनेट को हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो हमारी प्रॉब्लम को रिड्यूस करे।
फिर सेकंड जो स्टेजेस है वो आती है वेदरिंग। अब वेदरिंग होता क्या है, द साइल इज लेफ्ट इन हीप्स एंड एक्सपोज टू वेदर फॉर एट लीस्ट 1 month इन केस वेयर सच वेदरिंग इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर साइल। द soil is done at least twice and it is ensured that the entire soil is wet throughout the period of weathering. The purpose of weathering is disintegrate big boulders of clay under the action of atmospheric agencies to make it a uniform mass and also to eliminate the impurities which got oxidized. तो वेदरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हम अपनी क्ले को साफ़ करने के बाद उसको सूखने के लिए रखते हैं, उसमें से क्या हो जो भी कुछ फंगाई वगैरह हो या फिर कुछ बाकी केमिकल चीज़ें हों, जैसे कि उसमें कुछ घास वगैरह हो गया या कुछ थोड़ा बहुत उसमें पत्थर वत्थर हैं, छोटे छोटे पेबल्स जो होते हैं, उनको साफ़ करने के बाद हम क्या करते हैं कि अपनी साइल को कहीं ऐसी जगह रखते हैं कि जहाँ से वेदरिंग इसकी अच्छी हो, उसका अच्छा से एक्सपोजिशन हो। फिर उसके बाद हम उसको एटलीस्ट 1 महीने के लिए ऐसा ही प्रोसेस करते हैं। फिर उसके बाद हम उस पर क्या करते हैं कि उसको अपनी एटमॉस्फेरिक एजेंसी से हम प्रिवेंट करते हैं ताकि उसके मास पे ये कोई फ़र्क ना पड़े, कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह कोई उसके साथ अटैच ना हो, जिससे क्या हो कि उसकी शेप में कोई फ़र्क आए या उसकी कोई भी उसमें इम्प्योरिटीज़ पड़ने के बाद वो किसी के साथ ऑक्सीडाइज ना हो जाए। तो इस पूरे हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेदरिंग प्रोसेस। थर्ड स्टेज में हम टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग बेसिकली वो होता है कि जब हम अपने इसमें क्ले में पानी को ऐड करते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, तो फिर उसको हम मोल्डिंग के लिए जाते हैं। कोई एक मोल्ड होता है ब्रिक के साइज़ का, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको सॉइल की कंपोजिशन करते हैं, उसमें फिर जो भी है अकॉर्डिंग टू द जो हमारा BIS है उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं, और कितने डिग्री पे उसको वेटनेस करना है या फिर कैसा उसको शेप देना है उस मोल्ड के द्वारा। तो इस पूरे प्रोसेस में हम टेम्परिंग करते हैं, एक प्रॉपर उसको शेप देते हैं, जिससे क्या हो कि एक स्टैंडर्ड साइज़ होके निकले। कंपोजिशन होने के बाद उसको हम मॉडिफाई करते हैं। देन टेम्परिंग होने के बाद हम उसको फिर एक ओवन में रखते हैं ड्राइंग के लिए। जब जो भी अपनी वेट यूनिट ब्रिक होती है उसको हम ड्राइंग करते हैं। एक स्पेसिफिक अपने पास रूम होता है जिसमें टम्परेचर भी होता है ताकि वो अच्छे से ब्रिक्स को क्या कर पाए, ड्राइंग करे, और ड्राइंग होने के बाद एक अच्छी वो स्ट्रेंथ दे, चाहे वो सिंपल ब्रिक हो, नॉर्मल ब्रिक हो या फिर इंजीनियरिंग ब्रिक हो, ताकि एक प्रॉपर हमें उसे स्ट्रेंथ निकले, एक अच्छा बॉन्ड निकले, ताकि उसमें कुछ टेक्सचर फेलियर वगैरह ना हो। जब तक प्रॉपर ड्राइंग नहीं होगी तो हमें ब्रिक वो स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगी, और टेस्टिंग में भी उसका पूरा जो डाटा है वो पूरा फेल होगा। तो ये हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जो ब्रिक्स है वो अच्छे तरीके से सूखने के बाद ही हम ओवन से निकालते हैं। Drying is essentially evaporation of moisture either in a normal atmosphere or with controlled humidity and temperature. The second point is drying is done prior to burning of brick. The purpose is to reduce the tendency of brick to desert or crack while burning. Drying is slow, otherwise crack may develop on its surface. The process is usually take a number of 3 to 10 days. For artificial drying, it is done by drying bricks in chamber or tunnel. Hard flue gases may be used to heat these chamber or tunnel. Temperature is usually 120 डिग्री एंड ब्रिक गेट ड्राइड इन 1 to 3 days। तो बेसिकली ड्राइंग करने का हमारा जो मेन मोटिव ये रहता है कि जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है वो ऑपरेशन हो जाता है, ह्यूमिडिटी से वो कंट्रोल हो जाती है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से। ड्राइंग से क्या हो जाता है कि जो ब्रिक की टेंडेंसी है वो एक अच्छी शेप में आ जाती है, उसको रिड्यूस करता है और भरने जलने से उसको बचाता है। धीरे धीरे इस प्रोसेस को हम, ड्राइंग जो है वो एक स्लो प्रोसेस है जो कि 3 से 10 दिन का टाइम लेती है, और 120 डिग्री के टेम्परेचर पे एक अच्छी खासी ब्रिक ड्राई होके हम फिर उसको बाहर निकालते हैं। तो दिस इज़ अवर फर्स्ट MCQ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सैंड लाइम ब्रिक्स आर मेड बाय मिक्सिंग। ऑप्शन है आपका क्ले, सीमेंट पेस्ट, बोथ हैंड बी, सैंड एंड फ्लाई ऐश। कि अपना जो सैंड लाइम ब्रिक होता है वो किसको मिक्स करने से बनता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सैंड के साथ क्या मिक्स करेंगे कि सैंड लाइम ब्रिक बनेगी, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सैंड एंड फ्लाई ऐश। नेक्स्ट है आपका कंक्रीट ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम। कि कंक्रीट वाली ब्रिक्स जो हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कि कंक्रीट ब्रिक्स किससे बनता है।
इसके ऑप्शन है आपके फ्लाई ऐश, क्ले, सॉलिड कंक्रीट या ऑल ऑफ दी अबो। अब कंक्रीट का ब्रिक है तो वो कंक्रीट से ही बनेगा, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सॉलिड कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है common burnt clay brick are formed by pressing in a mold and then bricks are dried and fired in a kiln. Is it true or false? के जो भी एक ब्रिक है हम उसको एक प्रेस करने से या मोल्ड में रख के या फिर उसको ड्राई करके ओवन में अच्छे से थोड़ा सा उसको हीट पे रख के किलन में, क्या ये पूरा जो हम प्रोसेस करते हैं ब्रिक्स की फॉर्मेशन में, ये सही है या गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू, बिल्कुल सही प्रोसेस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ गुड ब्रिक परसेंटेज ऑफ सिलिका लाइज बिटवीन, कि जो एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है उसमें सिलिका की परसेंटेज कितना होता है? तो हमने ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो सिलिका की परसेंटेज कितनी होती है, उसमें ऑप्शन है आपका 10%, 20%, 60% और 50%। द करेक्ट आंसर इज़ 50%, जो कि सिलिका की एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स में सिलिका की जो परसेंटेज होती है वो 50% होती है।